हेलो एवरीवन, दिस इज़ शायद ये कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड है, नहीं कनेक्टेड है। ओके, सो दिस इज़, आई थॉट ये कनेक्टेड होंगे। दिस इज़ डे 62 ऑफ डॉक्यूमेंट्री ऑफ माई लाइफ, सो यश वॉज हियर। फ़िलहाल आई एम डूइंग मैथ्स की पढ़ाई मैं कर रहा था, और मैथ्स में मैंने आज अभी पढ़ा है जो पावर सीरीज़ के बारे में। और शाम को हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब दोस्त मिल करके गूगल मीट पे। सो पावर सीरीज़ बेसिकली क्या होती है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। पावर सीरीज़ में क्या होता है कि जब भी एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है, सो बेसिकली कोई भी चीज़ क्रिएट की जाती है, कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है, कोई भी सिस्टम बनाया जाता है, तो वो पूरा का पूरा सिस्टम बेसिकली मैथ्स में मैथमेटिक्स के बेसिस पे रन करता है। और मैथ्स में उस वो अलजेब्रा और कैलकुलस जो होती है उसके बेसिस पे रन करते हैं मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स, राइट। क्योंकि हमें ऑफ कोर्स उसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ग्राफ ये सब पता करना पड़ता है, ताकि पता चल सके कि जो हमारा सिस्टम है वो कैसे वर्क कर रहा है, डिसकॉन्टीन्यूअस, कॉन्टीन्यूअस, या जिस भी तरह से हम चाहते हैं वो वर्क करे वैसे वर्क कर रहा है कि नहीं। तो उसको पता करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है, उस फंक्शन पे वो पूरा सिस्टम वर्क करता है। अब उस फंक्शन को और डिटेल में पता करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए उस फंक्शन की एक सीरीज़, है ना। वही फंक्शन को ब्रेक करना होगा हमें एक सीरीज़ में, ताकि एक जो सम वैल्यू हो वो उस फंक्शन के बराबर फिट बैठे, राइट। उसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके से। एक तो बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो उसके लिए हम उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। सो हर एक वैल्यू का हम डेरिवेटिव निकालते चले जाएंगे, एक सीरीज़ हमें मिल जाएगी, ठीक है। उस पूरी सीरीज़ का हम सम निकाल लेंगे, है ना। सीरीज़ का मतलब ये होता है कि हर एक कैरेक्टर को आपस में उनका सम निकाल देना, ताकि हमें एक अप्रॉक्स एक एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए जिस पे हमें वर्क करना है, राइट। सो हम वो चीज़ निकालते हैं और फिगर आउट करते हैं कि ये सीरीज़ कैसे वर्क कर रही है, सम उसका कैसे किस डायरेक्शन में जा रहा है, या कैसे फंक्शन, कैसे ग्राफ कैसे फॉर्म हो रहा है। उसके बाद उसमें भी लिमिट्स होती हैं कि कितने टर्म तक, दो तरीके की लिमिट्स होती हैं। एक तो है कि कितने टर्म तक हमें जो है उसको, जो फंक्शन है उसको निकालना है, उसकी सीरीज़ को निकालना है। और दूसरा है कि जो उस सीरीज़ में वेरिएबल की वैल्यू होगी, वो वेरिएबल की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, जो एक्स की वैल्यू है वो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, किस वैल्यू तक टेंड करेगी वो। सो ये हमें पता करना है, राइट। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो nth टर्म होता है वो इन्फिनिटी होता है, ताकि हम इन्फिनिटी तक जितनी भी पूरे जो सिस्टम है उसकी पूरे की सीरीज़ की जो वैल्यू है सारी कवर हो जाए, तो इन्फिनिटी पे ही होगी। सो ये एक तरीका होता है। उसके बाद हमने उसमें पढ़ा जियोमेट्रिक, उसके बारे में, जियोमेट्रिक वैल्यू, जियोमेट्रिक सीरीज़ के बारे में। जियोमेट्रिक सीरीज़ बेसिकली होती है, जियोमेट्रिक सीरीज़ सिंपली बस जो प्रीवियस सीरीज़ थी, पावर सीरीज़ थी, उसी को सिंपल तरीके से और ईजी तरीके से सॉल्व करने का फॉर्मूला है। जियोमेट्रिक सीरीज़ में जो पूरी सीरीज़ होती है उसका हर एक टर्म प्रीवियस टर्म का मल्टीपल होता है, मतलब प्रीवियस टर्म नेक्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई होता जाता है। फॉर एग्जांपल 1, आर स्क्वायर, आर क्यूब, आर, ऐसे आर की पावर 4, आर की पावर 5, ऐसे करके। अब ज्योमेट्रिक मीन में क्या करते हैं कि जो पूरे सीरीज़ की जो वैल्यू है ज्योमेट्रिक में, उसको एक फॉर्म में लाते हैं। वो फॉर्म होता है 1 माइनस आर टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। जो n है यहाँ पर, n बेसिकली होता है, जैसे मैंने यहाँ पे नोट्स भी बनाए हैं, ये देखो, ठीक है। सो इसमें जो सीक्वेंस है और पार्शियल सम्स हैं, और दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट किया है, पार्शियल सम्स को और सीक्वेंस को, ताकि हमें फॉर्मूला मिले 1 माइनस आर टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। इसमें जो n है दैट विल टेंड टू इन्फिनिटी, ताकि हमें पूरी सीरीज़ की वैल्यू एक साथ पता चले, ठीक है। और उसके अलावा जो n जो होगा वो इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। एंड अगर वो इन्फिनिटी तक जाने के बाद पूरी आर टू पावर n प्लस 1 की वैल्यू को 0 तक ले जाता है। सो इसका मतलब जो आर की वैल्यू दैट विल बी, मॉडुलस आर की जो वैल्यू है दैट विल बी 1 लेस देन 1। और अगर ये डाइवर्ज होता है तो आर टू पावर n प्लस 1 विल डाइवर्ज इफ़ आर इज़ ग्रेटर देन 1। सो जो आर की वैल्यू है, आर टू पावर n प्लस 1 पे जो आर की वैल्यू है वो अगर लेस देन 1 है, तो ये क्या होगा, डाइवर्ज होगा।
और अगर वो ग्रेटर देन 1 है आर की वैल्यू, सॉरी लेस देन 1 है तो 0 पर जाएगा, और अगर आर कन्वर्ज होगा मतलब, और अगर ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्ज होगा, राइट। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो n की जो ये इसकी वैल्यू होती है वो 0 ही हो जाती है ना। क्यों? क्योंकि r की वैल्यू जो है हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम लेस देन 1 ही होती है। सो बचता है फिर 1/1 माइनस आर। अब 1/1 माइनस आर जो वैल्यू है ये है पार्शियल सम की वैल्यू, ठीक है। और ये जो सम है इसका सीक्वेंस का, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें जो अपॉन में आर की वैल्यू है वो अगर लेस देन 1 है तो वो कन्वर्ज होगी, ठीक है। और अगर वो इक्वल टू 1 या फिर ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्ज होगी। सो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का मतलब ये है कि जो सीक्वेंस है और जो पार्शियल सम है सारे सीक्वेंस का, उन दोनों की वैल्यू, डाइवर्जेंस का मतलब है एक दूसरे से बहुत दूर दूर जाएगी, और कन्वर्जेंस का मतलब है एक दूसरे के क्लोज आने की कोशिश करेगी। सो ये थोड़ा पता लगाने का तरीका है। और इसके अलावा एक और पॉइंट हमने सीखा था कि अगर हमारे पास दो सीरीज़ हैं जिसमें से एक नॉन सीरीज़ है और एक अननोन सीरीज़ है, तो जो अननोन सीरीज़ है उसके बारे में, उसका नेचर हमें अगर पता करना है तो हम उसको बेसिकली ज़ीरो और नॉन सीरीज़, अगर हमें नॉन सीरीज़ के बारे में पता है, लेट से नॉन सीरीज़ के बारे में पता है कि इसके नॉन सीरीज़ के पास एक अपर बाउंड है। सो अपर बाउंड का मतलब होता है कि बेसिकली वो जो सीरीज़ है उसकी एक वैल्यू है जिससे वो आगे नहीं बढ़ रही है, और हमारी जो अननोन सीरीज़ है उसके बारे में हम पता करते हैं, और अगर वो ज़ीरो और नॉन सीरीज़ के बीच में आ जाती है, सो इसका मतलब जो अननोन सीरीज़ है वो भी एक अपर बाउंड है, और अगर वो अननोन सीरीज़ से ज़्यादा है या फिर बराबर है, सो और अननोन सीरीज़ भी, सॉरी नॉन सीरीज़ से ज़्यादा है अननोन सीरीज़ और बराबर है, और जो नॉन सीरीज़ है वो भी ज़ीरो, वो भी इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रही है, इसका मतलब दोनों ही इन्फिनाइटली शूट हो रहे हैं, और उनका कोई स्टॉप लिमिट नहीं है, बेसिकली इन्फिनिटी है उनका नेचर। और ज़ीरो से कंपैरिजन क्यों करते हैं? क्योंकि सीरीज़ में जब नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो वो एक इस तरीके का बेसिकली इल्यूजन क्रिएट करती है कि ये कन्वर्ज हो रही है, बट एक्चुअली वो भी डाइवर्ज ही हो रही होती है, वो भी इन्फिनिटी तक ही शूट कर रही होती है। सो इसलिए लोअर लिमिट में हम ज़ीरो को यूज़ करते हैं। सो बेसिक अभी पता चल गया है, हमें पढ़ लिया हमने। इसको हम लास्ट में जब शाम के टाइम हम डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा, और डिस्कशन के साथ साथ फिर बाद में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और फिर उसके बाद हम जो बैकलॉग है, अगर थोड़ा बैकलॉग क्या रिवीजन ही है, वो उसको पूरा कवर करेंगे। और साथ साथ आज तो बेसिकली हम कंप्यूटर साइंस पढ़ने वाले हैं, सी प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस करने वाले हैं। अभी भी मैं सी प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस ही करूँगा बैठ करके, और फिर उसके बाद सी प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस के बाद मुझे वो करना है, ESTC जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है उसकी पढ़ाई करनी है, वीक 7 उसका भी शुरू करना है, उसके भी क्वेश्चंस आज लगाएंगे शाम को। सो ये प्लान है। इनके मैंने जो असाइनमेंट्स थे वो कर लिए हैं। बेसिकली पहले मैंने जो अपने ग्रेड असाइनमेंट्स होते हैं, उसमें प्रैक्टिस असाइनमेंट्स बेसिकली होते हैं, वो करने की कोशिश करी। उसके बाद मॉक टेस्ट जो OPP सेशन के लिए मॉक टेस्ट दिए हैं वो करने के लिए ट्राई किया मैंने। 2 शायद मॉक टेस्ट बचे हैं, तो वो अभी मैं शाम के सेशन में ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा गिटार प्ले करने जा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे चाहिए कि शुरू करूँ मैं बाकी चीज़ें भी करना, सिर्फ नहीं पढ़ नहीं सकते सिर्फ पूरे दिन ऐसा।